शुरू करते हैं हम। बैठ जाइए प्लीज। आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू who is sitting in front of me, please seated by comfortably। आराम से बैठ जाइए जो जहां पे हैं अपने स्थान पे। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या शुरू करना था? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हाँ ये ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करें इससे पहले जो हमने कल टॉपिक्स पढ़े थे उस पे आधारित एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने क्या क्या पढ़ा था मैं लिख देता हूं एक बार। हमने पढ़ा था स्पीड। क्या पढ़े थे हम? स्पीड एंड वेलोसिटी। यही टॉपिक से हम चल रहे थे, यही ना। इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले स्पीड क्या है, फिर पढ़ा था वेलोसिटी, फिर पढ़ा था तीसरे में जब ये काम होता है तो डिस्टेंस तय होती है, तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस। फिर पढ़ा था क्या? डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या पढ़ा था? मोशन नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था ना अब तक। ठीक है, एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन आ जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं चाल, वेग, विस्थापन, क्या लिखा है? अच्छा, ये दूरी है ना, ये है विस्थापन और ये है त्वरण। ये हमने बात पढ़ी थी और इसी से एमसीक्यू उठाया है, और वो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। भारत में कितने राज्य हैं? और इन्हीं तमाम राज्यों में से कभी लोअर में पूछा, कभी एसएससी में पूछा, एनटीपीसी में पूछा, यूपीपीसीएस में पूछा, एआरओ में पूछा गया प्रश्न हम आपके सामने। बीपीएससी प्री में 2019, 17, 18, 13 इन तमाम वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह इसी ठीक इन्हीं टॉपिक से ले आया हूं आपके तैयारी में धार देने के लिए। राइट, तो शुरू करते हैं प्रश्न का श्रृंखला। पहला प्रश्न, अच्छा दूसरा कहां गया? अच्छा, पहला ये है, कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए। संवेग, दाब, ऊर्जा। अच्छा, दाब नहीं है, प्रेशर नहीं है, मैंने बताया था, आपके नोटबुक में भी लिखा है। ये नहीं है, एनर्जी नहीं है, संवेग है। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश मतलब इंग्लिश वाले अगले टर्म में जब भी हम एमसीक्यू लिखेंगे दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे। राइट, हाँ, फिर भी यदि आपको भाषा संबंधित कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत रोक के पूछिएगा, और जब रोक के पूछिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सुन रहे हैं मेरी बात। अरे सुनो भैया, बातें मत करो, मेरी सुनो आप। अगर बहुत अर्जेंट ना हो तो एक दूसरे से वार्तालाप ना करें कृपया। मैं आपसे बड़ी नम्र निवेदन कर रहा हूं कि सिर्फ मेरी सुने, मतलब आप अपनी भी सुनाएंगे, लेकिन जब चीजें खत्म हो जाएंगी, प्रश्न उत्तर का बारी है तो आप जरूर पूछें। पूछे नहीं, प्रश्न दागें। मैं तो ये कहता हूं बच्चे पढ़ के आइएगा तो खूब प्रश्न दागिएगा। तो एक बार सुन लीजिए जल्दी जल्दी। कौन सी सदिश राशि है बताइए? समय नहीं है, चाल, चाल सदिश है नहीं है, विस्थापन है। ठीक है, परीक्षा में ऐसे ही करिएगा, क्योंकि परीक्षा में होता क्या है कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं आपके दिमाग में चल रहे होते। ये प्रश्न आएगा तो कई बार वहां चाल और विस्थापन में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसलिए लाइन खींच रहा हूं यहां चाल और विस्थापन में कि परीक्षा का तनाव अलग होता है, वहां कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये शहतीर है पलकों पर उठा लो यारो, कुछ ऐसा भी तरकीब निकालो यारो, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी जब पढ़िएगा
तो उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल, उसी में छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल। किसी निर्दिष्ट दिशा में, अब आया भाषा, 2018 का प्रश्न है ये। किसी निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट मतलब डायरेक्टेड, ठीक है, किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को, कोई एक दिशा दे दिया गया है और वो चाल है, तो वो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। इंग्लिश बोल दूं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। मैंने बोला ना डायरेक्टेड, मतलब डायरेक्शन दे दिया गया चाल को, यही तो कह रहा है। कुछ नहीं है, बहुत सामान्य भाषा है ये, इसको समझना है परीक्षा का भाषा। उसने बस इतना कहा है कि निर्दिष्ट दिशा में, मतलब कहीं डायरेक्ट कर दिया गया है, किसी दिशा में किसी चीज को छोड़ दिया गया है, तो उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे? वेग, क्योंकि वो दिशा में हो जाएगा इसलिए उसको वेग बोलते हैं। यही गैप खत्म करना है जो हमने पढ़ा है, और भाषा की गैप को पहचानना है। परीक्षा में क्या पूछता है जरा हम भी तो देखें कि बीपीएससी में कितनी ताकत है। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी यदि आपको कहीं मार्केट में कोई प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित मिल गया, छोड़िएगा मत, ले आइएगा उसको, या खुद करिएगा या मुझसे पूछिएगा, छोड़ना नहीं है। इसी हाँ, समय नहीं है ना, लेकिन विकल्प में आपको दिशा तो है, दिशा इस भाषा को पकड़। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं कि वेग, तो समय के सापेक्ष में, तो जब भी प्रश्न करेगा ना तो समय दिखाएगा नहीं, तब भी समय है। समय गौण चीज है। जैसे अब नहीं, हम बात कर रहे हैं आपस में, तो कोई समय का गणना नहीं कर रहा है, बट समय तो है। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं। अगर ये प्रश्न में मेंशन करे तो ठीक है, और नहीं मेंशन करे तो इसमें हम देख लेंगे भाई, गति जो है वो वेग नहीं है। अभी गति को डिफाइन करूंगा मैं क्या है। विस्थापन ये नहीं है जो ये कह रहा है। तो कोई भी गति को निर्दिष्ट कर रहा है किसी दिशा में, तो वो वेग हो जाएगा। यही तो होगा, यही तो परिभाषा भी है। इसमें अंतर यह है कि इसमें समय का सापेक्ष नहीं लिखा है, क्योंकि समय के सापेक्ष में जो दिशा में, चाल में दिशा दे दी जाती है, तो वो कहा जाता है वेग। बट आप चिंता मत करिए, जब समय नहीं भी हो तो भाषा को समझिए, ठीक है? समझ में आया सबको? आगे बढ़े भाई, इतना शांत कैसे हो गए? आगे बढ़े। हाँ, किसी पिंड को, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट, वेग समरूप कहा जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। समरूप का मतलब समझिए, सिमिलर का मतलब, एक मेरा ही फोटो है बट वो दीवार पे लगाने वाला है, और एक मेरा ही फोटो है जो पासपोर्ट साइज का है, तो हम दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ध्यान रखिएगा, समरूपता और सर्वांग समता में अंतर है। मेरा दो फोटो और दोनों बराबर है, वो सर्वांगसम होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन जब सिमिलर या समरूप की बात कही जाए तो मेरा ही दो फोटो, बट एक है दीवार पे टांगने वाला और एक है पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो क्या होगा? समरूप। अब इस बात को समझिएगा। एक साइकिल से एक व्यक्ति जा रहा है पूरब की दिशा में, राइट? साइकिल है, ये मान के चलिए बाइसिकल है, राइट? और एक बस है और ये भी जा रहा है पूरब की दिशा में, ठीक, सेम दिशा में। इसका जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू? वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ठीक उतना ही बराबर है जो इसका है। प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बट आप मान लीजिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बस है, ये ट्रक है, ये बस है और ट्रेन है। मान लीजिए ट्रेन है, क्या है ये? ट्रेन है, ऐसे ये ट्रेन है। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू इसकी है वही इसकी है, और डायरेक्शन भी सेम है। इसका भी डायरेक्शन सेम है और इसका भी डायरेक्शन सेम है। तो जो ये सिचुएशन कहलाएगा, समरूपता का सिचुएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब यदि वेलोसिटी
और डायरेक्शन नियत हो, समान हो, तो इस तरह के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? समरूप वेलोसिटी। या इस कंडीशन में अगर वेलोसिटी है तो उसको समरूप विस्थापन बोलेंगे, अगर विस्थापित हो रहा है तो। आप मेरी बात समझ पाए? समरूपता दो ही चीज में देखी जाती है। अब थोड़ा सा प्रश्न को देखते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है यदि वेग सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा। कौन सा उत्तर होगा? यूपीपीसीएस 2019। ठीक है, भाषा में अटकाने की कोशिश कर रहा है ये, बट हमें समझना है। अब जिसको समरूप का मतलब नहीं पता वो अटक जाएगा कि क्या है, समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बातें? अब आगे बढ़े, थोड़ा सा नया टॉपिक भी शुरू है। हाँ हाँ, वो मैथमेटिकल, चूंकि जब भी मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो समरूपता और कॉन्ग्रेंसी एक ही साथ पढ़ते हैं, तो मैंने उसको भेद करने के लिए नाम रख दिया, हालांकि वो चीज मैथ में पढ़ना होता है और फिजिक्स उसी का लैंग्वेज है। न्यूटन ने कहा था कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, तत्कालिक वेग को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्टेंटेनियस। विश्वास मत करो, जहर भी हो सकता है। अच्छा ठीक चलिए, मजाक है, इसे सीरियस मत लीजिए। हाउ डेयर यू टू से दिस लाइन? कैसे हिम्मत हुई सर कि जहर हो सकता है? चलिए, तत्कालिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और औसत वेग एवरेज वेलोसिटी तब बराबर होते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण से हो। मतलब कह रहा है कि जो एक वेग है इंस्टेंटेनियस और एवरेज कब बराबर होंगे? भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि अचानक वेलोसिटी में एक चेंजिंग आया, फिर से सेम हो गया। तो ये कह रहा है कि जो एवरेज मिला लिया पूरा, मतलब चेंज हो रहा है नहीं चेंज हो रहा है सबका एवरेज, और फिर कह रहा है इंस्टेंटेनियस एक सेकंड में हुआ बदलाव बराबर कब होगा? तो बोलिएगा कि जब एक समान से चल रहा होगा। सीधी सी बात है, जब दोनों बराबर ही कह रहा है इसका मतलब वेलोसिटी सेम है। बात समझ में आई सबको? हां कि ना? त्वरण की बात ही नहीं कह रहा है बराबर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस मतलब, इंस्टेंटेनियस वेग का मतलब समझिए, अचानक एक सेकंड के लिए इतना आया और फिर ऐसे सेम हो गया। अब ये बढ़ भी घट भी रहा है तो कह रहा है कि जो इसका एवरेज निकाले हैं सबका, जो बढ़ा है और ये जो एवरेज है छोटा मोटा बदलाव का, सबका एवरेज सेम हो गया, इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसमें है कि नहीं एक समान त्वरण से? अच्छा, जब वेग एक समान है तो त्वरण क्या होगा? बस यही होगा। ठीक है, त्वरण जब वेग में बदलाव ही नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या है? एक समान है ना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ बालक, समझ में आ रही है तुम्हें? चलो, मुक्तावस्था, गजब भाषा का मुक्तावस्था समझ में आ रहा है आपको? फ्रीली बॉडी, फ्री ऊपर से छोड़ दिया गया, ऊपर से छोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा, जब ऊपर से छोड़ा जाएगा तो यू क्या होगा? जीरो। ठीक है, गिरते हुए एक पिंड, या एक पिंड मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। गजब का क्वेश्चन में ट्विस्ट है, एकदम सामान्य बात है। वो फॉर्मूला याद है आपको? एस बराबर दूरी ही तो पूछ रहा है, दूरी समानुपाती है तो एस बराबर यूटी प्लस, बहुत सोच समझ के, यू जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि ऊपर से छोड़ रहा है फ्रीली, ये जीरो। ये पार्ट कांस्टेंट है क्योंकि यहां जी लग जाएगा, कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि समानुपाती, तो समानुपाती मतलब होता है कि कांस्टेंट पार्ट को हटा दो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? भैया आईएएस का क्वेश्चन है, समझ में तो नहीं आ सकता, बट आप सीखिए, हमने पढ़ाया है ये बात। यही फॉर्मूला है, आप जानते हैं। इसने कहा कि मुक्तावस्था में गिराना है,
फ्रीली छोड़ना है तो हम ये तो मान लिए कि u जीरो, तो ये टोटल पार्ट हो गया जीरो। अब ये कह रहा है समानुपाती, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आए तो इसका मतलब होता है कि ये साइन होगा, और ये साइन तभी इक्वलिटी में चेंज होता है जब यहां कुछ कांस्टेंट रखा जाता है। तो चूंकि हमारे फॉर्मूला में पहले से ये कांस्टेंट है, ए क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा, ए क्या, ए की जगह पे क्या लगेगा, कल बताए थे, ये कल बताया था ना, जी लगेगा, और 1/2 और जी, तो 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, और जी का मतलब कांस्टेंट मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता ही है। तो चूंकि इक्वलिटी को साइन हटाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जब लगाएंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म को हटा लेंगे, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा जी। अब समझ में आया प्रश्न का मतलब, कितने लोग समझ पाए इस प्रश्न का मतलब, कौन सा होगा, ये है पढ़ाने का मतलब और पढ़ने का मतलब। समझ में आया सबको, कितने लोग, आप पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, आराम से मैं इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया एक एक बच्चा आना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि मुक्तावस्था में फ्री में ऊपर से कोई वस्तु को छोड़ा गया है, तो कह रहा है कि तय की गई दूरी, जो दूरी जमीन पे गिरने तक तय करेगा वो समानुपाती होती है इनमें से किसका। ठीक है, तो समानुपाती का साइन ये होता है। ठीक, अब चूंकि दूरी की बात कह रहा है तो कल हमने एक दूरी के लिए फॉर्मूला सीखा था, लिखा क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और चूंकि AT स्क्वायर ये ऊपर से गिराया जा रहा है, ये भी कंडीशन हमने कल पढ़ा था, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे u क्या होगा, u क्या होगा, तो अब s, चूंकि दूरी तो पूछ रहा है और दूरी s है यहां पे, u के जगह पे जैसे ही जीरो पुट करेंगे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भाई बच गया ये हाफ, ए के जगह पे तो चूंकि ऊपर से गिरा रहा है तो जी काम करेगा, धरती वाला ना काम करेगा जी, तो यहां लिखेंगे हम जी, और ये क्या है, अब ये कह रहा है समानुपाती होगा, तो हम इक्वल का साइन हटाएंगे। इक्वल का साइन का मतलब नहीं होता है समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है एस डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल, और जब भी ये साइन लगता है आसपास के सारे कांस्टेंट को क्या करता है, गुप्त कर देता है, छिपा लेता है, क्योंकि इस साइन को हटाने का मतलब है कि आप कांस्टेंट दीजिए। इतना बात बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे या अभी नहीं पढ़ रहे होंगे या ध्यान नहीं है तो सीख लीजिए। इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, टी, और इसी का मतलब होता है समानुपाती। इसी का मतलब क्या होता है, समानुपाती। तो अब देखिए, पिंड का मात्रा, गिरने का समय, गिरने के समय का वर्ग, आंसर क्या मिलेगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब समझ में आया सबको, बोलिए भैया, एक एक बच्चे आगे बढ़े। अब अभी भी नहीं आया आपको, आ गया, चलिए। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, शायद एनटीपीसी का यह प्रश्न है, एक बस की गति का उदाहरण है। अरे बस भीड़ भाड़ में कैसे चलेगी, यह सामान्य प्रश्न है, असमान। हाँ, सब टीचर वाला क्वेश्चन है, ये मत समझिए, हम तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं। जैसे जो चीज पढ़ाया, अच्छा छोटा छोटा टॉपिक ले चल रहा हूं, कोई वृहद चीज नहीं, ऐसे भी आ सकता है, और जो नहीं आए, अब तो देख ही रहे हैं, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो किसी तरह से प्रश्न करें, आपको क्या करना है, डील करना है उसको। तो मेरा काम है कि क्वेश्चन का जो भाषा का जो गैप है थियरी पार्ट से, वो खत्म करें। वो कैसे होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू से होगा। तो हम पहले पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और कुछ छूटेगा भी नहीं। निम्न में से कौन सी मात्रा, मात्रा मतलब यूनिट,
चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। बताइए, चाल के साथ यानी कि स्पीड के साथ। चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है। बताइए, वेग है। डायरेक्शन, चाल जब डायरेक्शन में आ गया, हमने क्या कहा था, स्पीड मतलब डायरेक्शन लेस। अब जब स्पीड को डायरेक्शन मिल गया तो क्या हो गया, वेग हो गया। पूरा खेल इसी पे था। और इस प्रश्न को समझिए, विस्थापन की परिवर्तन के दर को कहा जाता है, यही परिभाषा शायद हमने लिखवाया था, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेग। एक ही प्रश्न को कैसे कैसे पूछ रहे हैं, प्रश्न तो वही है ना, भाषा चेंज करके अलग अलग एग्जामों में पूछ रहे हैं। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल से, समय अंतराल मतलब समय सेम है, असमान दूरी तय करता है, समय सेम है असमान दूरी तय करता है, इसका मतलब है कि उसका जो वेग है वो कम बेसी हो रहा है, असमान वेग से चल रहा है, असमान गति से चल रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। ये कह रहा है कि समान समय अंतराल में क्या रूपांतरित गति, क्या गति बदल रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, अब जब टाइम इंटरवल कहे, टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब है कि कोई चीज जाने में तो ले रहा है 10 घंटा, ठीक है, और आने में समान समय इंटरवल में 10 घंटा में क्या इतनी दूरी तय कर पा रहा है, नहीं तय कर पा रहा है, तो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। रूपांतरण का मतलब होता है गति ट्रांसफर कर लिया है। तो जब ट्रांसफर करता या तो जब ट्रांसफर कर लेता गति, तो या तो बहुत पहले पहुंच जाता है या बहुत बाद में पहुंचता। यह कह रहा है कि असमान दूरी तय करता है, पहले जितना दूरी तय किया था उतना दूरी अब तय नहीं कर रहा है। मतलब एक कंपेयर, जब टाइम इंटरवल का मतलब कि जा रहा है कम समय में, आ रहा है ज्यादा समय में, तो इसका सामान्य बात जो भाषा है वो ये होगा कि गति असमान है, ठीक है। रूपांतरित गति का मतलब है कि गति का ट्रांसफर हो जाना, एक वेरिएट मतलब एक ज्यादा गैप में आ जाना। रूपांतरित गति इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, असमान गति होगा, ठीक है। कोई वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरी तय करता है। कोई दिक्कत? अभी गाल पे हाथ रख के कैसे हो गए, बिल्कुल विधिवत युवा दिखिए आप। चेंज कर दिया क्वेश्चन। जब एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, सापेक्ष समय में, सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है, वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है, मतलब अभी हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने वाले होंगे तो यही चीज सीखेंगे, तब इसका उत्तर और बेहतर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, जैसे कोई एक प्रेमी है, अपने प्रेमिका को स्टेशन पे छोड़ने जा रहा है, उसको खुद नहीं जाना है, उसको जाना है नैनीताल भेजना है, तो भाई ये है प्लेटफॉर्म, क्या है, ये है प्लेटफॉर्म, और ये है रेलगाड़ी का पटरी। ये सीट है मान लीजिए, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति आके इसमें बैठ गया, अब ट्रेन खुल गई, ठीक। यहां 2 लोग बैठे हैं, 1 घंटे बाद ये दोनों लोग, मतलब ये ट्रेन यहां आ गई, मान लीजिए, और ये आदमी यहां से छोड़ के अपने घर आ गया। या मान लीजिए कि जब ये खड़ा है और तब ये गाड़ी चल रही है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या ये गाड़ी चल रही है? जब भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां आप खड़े हैं, वो सरफेस जब तक अलग नहीं होगा, आप कोई चीज गति में है या नहीं है पता नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जिस पृथ्वी पे खड़े हैं वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से मूव कर रही है, आपको अंदाजा लग रहा है? नहीं ना, क्योंकि आप उसी पे बैठे हुए हैं। जब पता चलेगा, जब मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से भरा मक्खी है, मक्खी, मधुमक्खी,
और हेलीकॉप्टर जा रही है और हेलीकॉप्टर पे पूरा मधुमक्खियों का झुंड बैठा हुआ है, तो सोच रही है एक थोड़ा उड़ के देखे कि क्या मतलब चल रहा है। उड़ेगी तो देखी अरे ये चल रहा है हेलीकॉप्टर। ऐसे ही धरती छोड़ के जब आप स्पेस में जाइएगा तब दिखेगा कि धरती कैसे चक्कर काट रही है। मतलब किसी चीज को गति में तब बता सकते हैं जब आप, अच्छा मैं साइकिल चला रहा हूं, एक बच्चा करियर पर बैठा हुआ है, 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गया, गया, हाँ गया पहुंच रहे हैं 1 घंटे बाद साइकिल पे, तो बताइए मेरा और उसके नजर में कोई मोशन में है, गति में है? नहीं है। मतलब वो मेरे कैरियर पे बैठा है। लेकिन एक व्यक्ति जो नीचे है साइकिल पे नहीं है, वो बता सकता है कि हम, समझने के लिए फिजिक्स नहीं है, मतलब आपको एक्सपेरिमेंटल, मैं यहां बल लगा रहा हूं खूब ढकेल के, लेकिन दिखेगा ही नहीं क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? गति में तभी कोई किसी को बोलेगा जब उसका रेफरेंस अलग होगा, वो जमीन पे होगा और फलना आदमी गाड़ी पे होगा, तो बोलेगा कि वो आदमी चल रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर, सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है उसके नजर में, जैसे वो ट्रेन से जा रही है और मैं देख रहा हूं जा रही है, तो मेरे नजर में वो गति में है, बट ट्रेन में जो लोग बैठे हैं क्या उसके नजर में वो गति में है? नहीं है। बस वही कह रहा है। तो क्या होगा? कहा जाता है कि वह गतिशील है। समझ में आई बात? जल्दी से, किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण, अच्छा वेग, वही तो है द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, वेक्टर का मात्रा यूनिट कौन सा है? समय है? नहीं है। तापमान है? नहीं है। दूरी, दूरी भी नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं। अरे ठीक है भाई, चलिए। शून्य त्वरण का अर्थ है, त्वरण शून्य मतलब ए शून्य हो गया कब? जब वस्तु का वेग कम, जब वस्तु का वेग, कल ही तो बताया था कि वेग स्थिर हो तो क्या होगा? धनात्मक त्वरण का अर्थ है वेलोसिटी बढ़ रही है, कल बताया था ना, बढ़ रहा है, तो जब वस्तु का वेग बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, गुड। शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, मतलब शून्य से, स्पेस से कोई स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है तो समान गति से होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, त्वरण समान होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इस प्रश्न में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। समान गति भी कह सकते हैं, नहीं, गति से नहीं, जी के मान पे। एक कण एक समान वेग से गतिशील है। एक कण सेम वेलोसिटी से, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कण के गति के, इसका चाल शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा, एक समान गति से है तो। गजब। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, ठीक है, यही ना है त्वरण का फॉर्मूला। हो गया। अब आइए शुरू करते हैं नया। क्या आप लोग जो पढ़े हैं अब आपको समझ में आ रहा है कि इसके आसपास प्रश्न आएगा तो आप डील कर सकते हैं? 4-5 टॉपिक में इतना क्वेश्चन। अब सुनिए, शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। अब इसको समझने के लिए 5 मिनट के लिए आपको वेक्टर में ले चलूंगा समझाने के लिए। 2-3 बातें बताऊंगा आपको, राइट? उसको नोट कर लीजिएगा कहीं। अब ये देखिए, वेक्टर आपने सबने देखा है, बता भी दिए थे वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, राइट? उसमें एक चीज होता है सदिशों का जोड़। मतलब इसको बोलते हैं सम ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
और दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो होता है सदिशों का गुणनफल। क्या होता है? सदिशों का गुणनफल। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ये दो चीज होता है, मतलब सदिशों का जोड़ में दो सदिश राशि होंगे और उनको जोड़ना होगा। सदिशों का गुणनफल में दो सदिश होंगे, उनको क्या करना होगा? गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है। क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ये जान लेना इतना ही जरूरी है जैसे फिजिक्स में ऑक्सीजन आपके पास हो जाए। कैसे कि हर चैप्टर में इसका फॉर्मूला यूज होगा, चाहे वो वर्क पढ़ रहे हैं, चाहे अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, चाहे फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ये बार बार आएगा, इसलिए इस बात को पहले सीख लेते हैं। तो देखिए जरा, जब वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का जोड़, उसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पैरेलल एडिशन। तो इसको अभी पढ़ना नहीं है, मतलब मान लीजिए इसी को सीखना है, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको बोलेंगे बी, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, और एक वेक्टर है यहां पे, इसको बोलते हैं कि ये ए वेक्टर है। अब भाई जोड़ेंगे तो दो ही वेक्टर जोड़ेंगे ना, सदिशों का जोड़ है, तो सदिशों मतलब वेक्टर, तो दो वेक्टर हो गए ए और बी, इसको क्या करना है? जोड़ना है। जब भी दो वेक्टर को, दो सदिश राशि को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? इसके टेल को, मतलब पूंछ को हेड से जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये बी है तो इस ए को उठाएंगे ऐसे और इस ए को यहां चिपका देंगे, तो इसका जोड़ क्या होगा? जो बच गया यहां से लेके यहां तक जो आप मिलाएंगे, ये होगा इनका जोड़, यानी कि ए प्लस बी, ये होगा इनका जोड़। और इनके जोड़ को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? आर। और इस आर को हिंदी में बोला जाता है परिणाम। ठीक है, ए और बी का जोड़ समझ गए, जोड़ते कैसे हैं? क्लियर? अब इस बात को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे। जब एक वेक्टर, मान लीजिए कि ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इस वेक्टर का आप फैक्टर बनाओ, घटक बनाओ, मतलब इसको तोड़िए। तो जब भी ऐसे रैंडम एक वेक्टर है और इसको दो हिस्सों में, क्योंकि इस एक वेक्टर का अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है जब तक इसका मां बाप कोई नहीं हो, मतलब फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कोई एक बिंदु अगर डाल दीजिए ना, तो इस बिंदु का भी एक अपना घर है। क्या करेंगे? चुपचाप इसको एक एक्सिस बना के और बता देंगे कि ये यहां है। उसी तरह से जब भी एक वेक्टर आपको मिले तो इस वेक्टर को हमेशा एक्सिस पे लाई कर देना होता है। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये मान लीजिए वेक्टर u है। क्या है? वेक्टर u है। बस इतना ही दिया है आपके पास। इस वेक्टर u को y पे और x पे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो सुनिए, तो ये किसी ना किसी ठीक एंगल पे होगा, तो एंगल को क्या कहते हैं? क्या इतनी बात समझ में? थोड़ा सा जटिल बात मैं बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा आराम से समझिएगा, बहुत आसान समझ में आएगा आपको, बहुत आसानी से। थीटा समझ में आया? अच्छा, इधर देखिए, तो चूंकि हमें इस पे और इस पे इसका इफेक्ट देखना है, इसको तोड़ के ला देना है। तो कैसे तोड़ेंगे? यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इस पे और इसका मैग्नीट्यूड इस पे। कभी भी एक वेक्टर का दो फैक्टर होता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि किसी एक वेक्टर का कितने घटक होते हैं, तो आप बोलिएगा कि दो। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे।
ठीक है। तो इस u को, इस u वेक्टर को हमको इस पे और इस पे लाना है, तो हम इस पे ना एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। अब ये बन गया समकोण। क्या बन गया? समकोण। तो आपने बचपन में 10th क्लास में ये चीज पढ़ा होगा। मैं थोड़ा पेज चेंज कर लूं, यही तो था क्या? ये है x और ये है y, यही तो है। हमने कहा था कि इसको ड्रॉ कर लीजिए, और ये थीटा था, और मेन जो हमारा वेक्टर है वो ये है। तो अब क्या करना है, इस वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला आपको मालूम है, ये हमको मालूम है और इस पे निकालना है। यानी कि ये हो गया कर्ण, जिसको h बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस। तो चूंकि हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो ये दोनों कॉस में आते हैं। किस में आते हैं? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। क्या होता है? b मतलब होता है आधार और h मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनियस और बेस। तो ये कर्ण हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, यहां b क्या है, आप खुद बताइए। यहां b क्या है? b बेस है, ठीक है, बेस है, तो हम इसको b लिख देते हैं। और h के जगह पे क्या है? u है। क्या है? u है। तो हम अगर बेस निकालना चाह रहे हैं तो b बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं u cos थीटा। यही हो जाएगा ना b। b यही छोड़ दिए, u को इधर ले आएंगे तो ये u अभी डिवीजन में है और इधर आएगा तो अब समझ गए b बराबर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यानी कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आंख बंद करके, u cos थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू लिखनी हो तो जब ये 90 डिग्री के ये थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस, इसको घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे y, इसका इफेक्ट इस पे, इसका घटक। तो कैसे निकालेंगे? फिर वही बात, इसमें हम लगाएंगे, ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया? h। तो फिर से यहां लगाएंगे cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा है, और फिर क्या करेंगे? b और नीचे h। तो b के जगह पे क्या लिखेंगे? मतलब जो भी होगा, यहां जो भी आप डालेंगे, मान लीजिए कि कुछ भी आपने डाला तो b ही ले लेता हूं मैं। और h के जगह पे क्या है? u। इसको बोलेंगे क्या? साइन थीटा, और नीचे u को मल्टीप्लाई कर देंगे, बच जाएगा b। यानी सीखे क्या है आप, कि जब भी एक वेक्टर है तो इसको हम तोड़ के इस पे लाई करेंगे तो सीधे लिख देंगे u cos थीटा नीचे वाले को, और इसको क्या लिख देंगे? u sin थीटा। आप समझ गए कहां से आ रहा है? समझ गए? किताब में ये बात डायरेक्ट लिख देता है, तो समझ में नहीं आता कहां से लिखा। अब आपको मोटा मोटी समझ में आया कहां से लिखता है, कैसे लिखता है। हमने कुछ नहीं किया, एक बेसिक कैलकुलेशन करके बताया है कि एक वेक्टर होता है तो नीचे को u cos थीटा लिख देते हैं, इस वेक्टर का कुछ भी नाम दिया जा सकता है, और इसको sin थीटा लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? आप लोगों को आई समझ में? आप तीनों को? ये बच्चा बैठा है उसके बाद वाले इलाके में, आप लोगों को समझ में आया? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से और बहुत बारीकी से चीजों को बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। चलिए, इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब हम चीज बताएंगे तो उसमें और क्लियर। ये ठीक है? आगे बढ़ूं? जो अब बताना चाह रहा हूं अब वो समझिए। तो ये तो था एक वेक्टर के लिए। अच्छा, गुणनफल वाला बात सीख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इतना ही पढ़ना था, इतना ही काम का चीज था। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यह भी दो तरह से होता है। एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, और दूसरा होता है सदिशों का
सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, अब जान लीजिए पहला कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि ये हमेशा डॉट में इंडिकेट होता है, इसे हमेशा डॉट ये से सूचित करते हैं, मतलब इंगित करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो जब इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे बीच में। क्या लगाएंगे? क्रॉस नहीं लगाएंगे, गुना का चिन्ह नहीं देंगे। क्या देंगे? डॉट। जब भी स्केलर प्रोडक्ट होगा क्या लगाएंगे? डॉट। अब याद करिए, आप जब पढ़िएगा वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस। तो एफ के बीच में गुना नहीं देते हैं आप, डॉट देते हैं। वो डॉट इसीलिए देते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अभी आगे इसका जिक्र करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लेना है कि हमेशा डॉट से सूचित करते हैं। किसको? स्केलर प्रोडक्ट को। ए डॉट बी, तो इस ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलता है? कॉस थीटा। तो ये हो गया स्केलर का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे प्रश्न हमेशा बनता है। वो पॉइंट है कि जब सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो कौन सा राशि मिलता है? यानी कि दो अदिशों का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? कभी भी अदिश का गुणनफल अदिश ही मिलता है, सदिशों का गुणनफल सदिश मिलता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए आप कि जब ऐसे लिखेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल से क्या परिणाम मिलता है, तो आप बोलिएगा कि स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। जब स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से गुना करिएगा क्या मिलेगा? स्केलर। वेक्टर से वेक्टर गुना करिएगा क्या मिलेगा? वेक्टर। स्केलर से वेक्टर गुना कीजिए क्या मिलेगा? वेक्टर। वेक्टर से गुना करते ही वेक्टर मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब स्केलर से स्केलर करिएगा तो क्या मिलेगा? स्केलर। यह बात समझ में आई? उसी तरह से जब सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो इसमें क्या होता है? दूसरा नंबर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब कि अगर ए एक वेक्टर ए है तो बी से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें होगा ए बी साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा याद रखिए और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा याद रखिए। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का होता है। दो चीज यहां से याद रखना है, स्केलर का स्केलर से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? स्केलर। वेक्टर से वेक्टर का करिएगा क्या मिलेगा? वेक्टर। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, आ जाए प्रोजेक्टाइल में। अब आप कहिएगा कि हाँ सर अगर पहले बता दिए तो अब आसानी होगा, अब मुझे ज्यादा तकलीफ वहां देना नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में वेक्टर समाप्त, वो प्रोजेक्टाइल मोशन समाप्त हो जाएगा। स्केलर से वेक्टर का तो वेक्टर मिलेगा, जब भी वेक्टर ऐड करिएगा वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, उसका प्रभाव ज्यादा है। शुरू करें? अब आइए यही चल रहा था ना, प्रक्षेप्य गति। क्या होता है इसका? प्रक्षेप्य गति। तो सुनिए, जब एक ही समय में क्षैतिज और उदग्र दोनों
दूरी तय की जाए तो इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। मैं लिख देता हूं, जब एक ही समय में क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एवं उदग्र, उदग्र को क्या बोलेंगे? वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस तय हो, क्या हो? डिस्टेंस मतलब दूरी यार, दूरी तय की जाए तो ऐसे गति को प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल मोशन गति कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं जब एक ही समय में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एवं उदग्र दूरी तय की जाए। अभी एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, इसको लिख लिया आपने। अगले पेज में एग्जाम्पल दें कि कौन सा ऐसा गति होता है। अच्छा लिख रही हैं, लिखिए। और थोड़ा अंदर ना हमेशा मोटिवेटेड वाला एकदम जलवा रखिए बिल्कुल, कि युवा हैं आप लोग, सुस्त हो जाते हैं बीच बीच में, मुझे बहुत दुख। हाँ तो क्या हो गया? अरे यही तो उम्र है कि मैं बार बार कहता हूं बच्चों से जब भी पढ़ाता हूं कि ये उम्र इतना शक्तिशाली है। ईश्वर ने मानव को पृथ्वी पर इस युवा अवस्था में, जो अवस्था आप जी रहे हैं, सबसे शक्तिशाली अवस्था बताया है। ये वो अवस्था है कि आपको कृष्ण को जमीन पे उतार सकते हैं, समंदर को सुखा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इसी उम्र में बने, दूसरे उम्र में नहीं बने थे। अब मैं कह रहे हैं कि सर आप क्यों नहीं बन जाते, है ना? मतलब बोल सकते हैं ना कि सर आप क्यों नहीं बन जाते, ये तो बनता। हम करते हैं ये काम, मतलब उनके जैसा नहीं बन सकते, बट जितना कह रहे हैं कोशिश करते हैं रोज। मानव के अंदर ईर्ष्या है, हर एक अवगुण है, मुझ में भी है। मैं उसी मिट्टी से और उसी अनुभव से बना हूं जैसे आप जी रहे हैं। अंतर यह है कि मैं यहां खड़ा हूं तो कुछ तो कर ही रहा हूं। आज से 4 साल पहले यूपीएससी क्रैक किया, 2 बार क्रैक किया। गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, तो कुछ तो कर ही रहा हूं। मतलब एक होता है कि आप लगातार मेहनत करिए, कमियां सुधारिए, लगातार सुधारिए, सुधारना जरूरी है। अब इसमें कई चीजें आएंगी कि अरे हाँ ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मतलब ईश्वर को हमेशा ईश्वरीय देवता मान के मंदिरों में इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि जैसे राम का चरित्र ऐसा है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन ईश्वर मान लिया गया है उनको, क्योंकि वो दैव्य शक्ति वाला आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। वो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा एक मानव कर रहा है, कर सकते हैं। अब किसी को देख के जलन होता है तो ये सामान्य गुण है, जलन होता है। काम, क्रोध, मद्य, लोभ, माया, ये 5 चीज मानव में है, ये है। और इन्हीं 5 चीजों को एक एक करके दबाइएगा तो सद्गुण आपके 5 अवगुणों के बाद छिपी हुई होगी, वो मिलेगी। काम, क्रोध, मद्य, लोभ, माया, ये 5 चीज है जो है, एग्जिस्ट करती है। कोई बोलता कि हमको तो किसी से जलन नहीं होता, झूठ बोलता है वो। कोई बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता, बोलता है वो। कोई अछूता नहीं रह सकता, ठीक है। कुछ चीजें जैसे कोई कहता लालच नहीं हमें, है लालच, झूठ बोल रहा है तू। साइकोलॉजी मतलब मानव है तो है उसमें,
हम तो अपने क्रोध पे वश कर, कुछ नहीं है भाई, झूठ बोल रहे हो तुम, क्रोध पे वश नहीं किया जा सकता। आप पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप पढ़िए, किताब तो पढ़िए, आपको अंदाजा लगेगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। मेरे सामने कोई तितर बितर करता है तो मैं चुप हो जाता हूं, मैं समझ जाता हूं तुम क्या ही बोलोगे। कोई प्रिडेंट करता है कि मैं तो ये वो, भाई भारत के 10,000 साल के इतिहास मेरे जुबान पे है, मैं जानता हूं कि भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे है। तू कितना भी बड़ा आदमी बन जाए तो इतना तो है कि प्रधानमंत्री के सीट पे नहीं है तू। तो सच्चाई को, अच्छा सच्चाई को साइड में रख के दो चीज होता है। मैं बहुत दार्शनिक, फिलोसफिकल और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं इसलिए बता रहा हूं। एक वो किरदार होता है जो व्यक्ति लोगों के साथ जीते हैं, और एक वो सच्चाई होती है जो खुद आदमी जानता है। वो किसी के सामने उसका शो नहीं करता है, वो खुद का चेहरा लेके चलता है। तो सोचिए, जब भी आपका अपना वाला चेहरा आप प्रैक्टिकली जमीन पे, धरातल पे उतारने की कोशिश करने शुरू कर देंगे, आप निश्चित तौर पे बड़े आदमी हो जाएंगे। तो हर एक आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी। सुना है वो शाहिर, शायद किसका गजल है मुझे ध्यान नहीं है। हर एक आदमी के अंदर, सुनाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, फिर बीच बीच में सुनाएंगे। इसको आगे चलें, अरे बाद में सुनाएंगे। ऐसे कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी शर्त है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलिए आप। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख ले। पहला प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब मैंने बोला कि भाई एक ही समय में हॉरिजेंटल भी दूरी तय हो और वर्टिकल भी दूरी तय हो, मतलब उदग्र वाला। तो इसका क्या उदाहरण हो सकता है, सुन लीजिए। बल्लेबाज के बैट से मारा गया छक्का, 6। जब मारता है तो कैसे जाता है, यहां से लगाया, कुछ पहले तो जाएगा शॉर्टन टाइम के लिए एकदम सीधा ऐसे रेखिए ऐसे, फिर बाद में कैसे होगा, ऐसे ही तो होता है। यही हो रहा है ना। मतलब कि इसने एक दूरी ये तय की और एक दूरी हाइट वाला तय की, ये वाला। तो क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है? अरे है कि नहीं? तो पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल, बंदूक से निकली हुई गोली ऐसे मारते हैं, जैसे ये बंदूक, जैसे बंदूक बना सकता हूं, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली। तो पहले जब गोली निकलेगी तो जाएगी सीधे, बट आएगी ऐसे। एक प्रश्न बनता है इससे कि जब एक व्यक्ति बंदूक की गोली से पेड़ पे बैठे बंदर को शूट करता है, तो उसी समय बंदर अगर पेड़ के डाली से कूद जाता है, जब बंदूक की गोली छूटी तो संभावना पूरी पूरी है कि बंदर को गोली लग जाएगी। अगर वो नहीं कूदता तो जान बच भी सकता था, क्योंकि गोली आखिर जाएगी कैसे, इस तरह से। ठीक है, तो दूसरा लिख लीजिए। अच्छा, भाला वाला लिख लीजिए। भाला फेंकने वाले को देखते हैं, भाले की गति, या मिसाइल जब लॉन्च होता है, ये तीनों किसका उदाहरण है? या बंदूक की गोली वाला लिख लीजिए, लिख लिया। हाँ, तो है मतलब आप समझ गए मामला।
कि क्या हो रहा है, ऊपर और ऐसे दोनों गति तय करेगा। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आई बात? प्रक्षेप्य गति समझ में आया? बोलिए। ठीक है, समझ में आया तो आगे बढ़े। अच्छा, बढ़िया, हो गया। मेरी राइटिंग गंदी है, नहीं समझ में आए तो क्षमा करिएगा। नहीं मतलब एक चीज ये भी है, लोगों को अपने वश में वाणी से किया जा सकता है। आपको ये बात मालूम है? संस्कृत में श्लोक है ये, वाण्येका समलं करोति। वाणी ही एक ऐसा चीज है जो पृथ्वी पर मनुष्य को सुंदर, सुशोभित और आकर्षक बना लेती है। जो प्रिय वचन में उलझा, ध्यान रखिएगा, एक प्रैक्टिकल है। मैंने बाजारों के फलों से यह सीख ली है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अंदर से सड़ा मिलता है। तो मैं ये, इसका ये मतलब नहीं है कि खरी खोटी सुनाते रहिए। इसका मतलब है कि आप पॉलिश वाली बात नहीं समझ रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए? अच्छा बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो वाला भावना नहीं आना चाहिए कि जी सर, ये वाला नहीं। जो सत्य है उसके सत्य। जावेद अख्तर का एक लाइन है, वो कहते हैं, नहीं सुनाऊं? चेहरा ऐसे हो जाता है आप लोगों का तो मुझे, हाँ देखिए, ये पंडित जी को लग रहा है कि सिलेबस पीछे हो जाएगा। नहीं, आप चिंता मत करिए। ये जितना मैं टाइम लेके आया हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए उतना पर्याप्त टाइम है। आपको पढ़ाएंगे जाएंगे। आपको अंदाजा लगा 4 टॉपिक, 5वां चैप्टर है ये। पहला क्या था? एसआई यूनिट। दूसरा क्या था? वेक्टर। तीसरा क्या था? स्पीड एंड वेलोसिटी। चौथा क्या है? और इसके बाद चलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो वो सबसे ज्यादा, तो वो इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो बन लेते, फिर बाद में जावेद अख्तर जी की बात सुना देंगे आपको। चलिए, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। ये तो हमने सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या आकृति होती है और क्या क्या इसमें होता है, ठीक। तो देखिएगा जरा, कोई भी चीज फेंकी जाए, अब वो याद रखना, अभी जो इससे पहले बताया था वेक्टर, फेंक रहे हो इसी आकृति में फेंके जाएंगे, तो ये ऐसे आएगा, रुक जा, हेड ऊपर आएगा, कुछ ऐसे तय करेगा। यार ये धनुष नहीं बन रहा है, समझ गए? ऐसे ही तो आएगा ये। अगर कोई चीज थ्रो, प्रोजेक्ट का मतलब है फेंकना, प्रोजेक्ट का मतलब है फेंकना, तो कुछ भी फेंकेंगे ऐसे ही जाएगा। तो ये दूरी तय किया कि नहीं ये, और इस वेलोसिटी से फेंका, तो इसमें 2 चीज हो रहा है। देखो, देख रहे हो, यहां से इसको बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। मतलब कि हॉरिजेंटल दूरी को क्या बोलेंगे? हमने बोला था कि ये 2 दूरियां तय करता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो सोचो, वेक्टर वाला कंसेप्ट नहीं बताता तो क्या होता? मतलब कि एक तिरछा, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब निकल के यही आ रहा है ना कि एक हॉरिजेंटल दूरी तय कर रहा है और एक वर्टिकल दूरी तय कर रहा है, यही तो मतलब है। 2 कंपोनेंट होगा इसका, यही बताने का तात्पर्य था। अच्छा, इसका एक तो हमने समझ लिया कि इसको बोलेंगे क्या? रेंज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक बार बोलो प्रेम से बाके बिहार की। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है। यस सर, रेंज बोलेंगे इसको, रेंज बोलेंगे। अब सुनिए, ऐसे ही मुस्कुराइए तब मजा आएगा बिल्कुल।
कौन सा ले लें कलर? रेड। इधर देखो, ये हॉरिजेंटल वाला लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन है मेरे बच्चों? ये कौन सा लाइन है? ऊपर जो जा रहा है। तो इसको जानते हो क्या बोलेंगे? अच्छा, यहीं से क्यों खींचा? क्योंकि सबसे हाइट पे, पीक पे यही गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एच मैक्स, मतलब हाइट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट यही गया, तो उदाग्र सबसे ज्यादा और हॉरिजेंटल ये। तो जो हॉरिजेंटल दूरी तय किया सबसे ज्यादा उसको रेंज, परास, और जो इसको बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट, या इसको बोलेंगे महत्तम ऊंचाई या ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो अब हम कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला। चलिए, अच्छा, यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम, उड़ के गया है ना? क्या उड़ के गया है ना? तो उड़ने को बोलते हैं फ्लाइट, और उड़ के जाने में जो समय लगा उसके समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक जो लगा है इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का काल। अरे जितने देर में उड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं उड़ान काल। ठीक है, हिंदी है, क्या करेंगे, हिंदी अपनी मातृभाषा है। दिल्ली में मेट्रो में लड़कियां आधा इंग्लिश बोलती हैं, आधा हिंदी। असत्य यह है कि उनको अंग्रेजी आता ही नहीं है। हाँ, नहीं, और उनका पूरा पोजीशन होगा हाई हील्स, पूरा मेकअप है। एक्सक्यूज मी भैया, थोड़ा सा प्लीज, ऐसे बोलते हैं, मतलब एक अजीब टोरा में। तो मुझे तो दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो कैसे लिबास में है, मुझे बिल्कुल स्वीकार है कैसे भी हो, बट वो जो होती नहीं है वो दिखाती हैं, तो ये दिक्कत है। अरे मैं मेट्रो से मुखर्जी नगर जाता था तो मुझे अंदाजा है। तो उसमें क्या, अब एक बार का घटना यह है कि मैं बैठ गया था एक महिला के सीट पे, तो वही नौजवान युवती आई, मेरे ही उम्र की होंगी तकरीबन, कह रही है कि एक्सक्यूज मी भैया सीट। अब मतलब एक पीड़ा तो ये था कि वो भैया बोल गई, दूसरे में वो पीड़ा ये था कि यार वो मेरे ही उम्र की हैं और चिल्लाएंगी। आजकल सभी फील्ड में रब, मतलब शोल्डर रब करके, मतलब कंधे से कंधे मिलाकर मार्केट में चल रही है लड़कियां, और वहां थक जाती हैं वो खड़े होकर। मतलब मुश्किल से कितना 6 स्टेशन होगा आगे। अब मान लीजिए, अरे छोड़ो ना कहां से कहां था। अब ठीक है, अब मान लीजिए कि वहां सीट पे जैसे बैठे, अब वो क्या करेंगी? भैया, अरे भाई तुम भी युवा हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कि बिल्कुल अच्छा। मेकअप वाला सीन है, मतलब मेकअप क्यों लगाया जाता है? कि थोड़ा सा ठीक दिखे, अच्छा दिखे, युवा दिखे, जो एक्चुअल चेहरा है वो ना दिखे। तो अब वो भी सत्य है। अब वो गई और कह रही है कि भैया उठो, तो हमको गुस्सा आया। तो फिर हम देखे कि कोई बुजुर्ग लेडी है कि नहीं, क्योंकि पुरुष है तो ये तकरार कर सकती है। तो महिला को बुला के बोले, आंटी, आंटी जी को बुलाइए पहले, भैया आंटी जी को बुलाओ। आंटी जी को बेटा, अब बोल क्या बोलेगी? अब उनको तो कुछ नहीं बोल सकती ना, महिला ही है, उम्रदराज है। हालांकि पहले ये दिमाग में मेरा नहीं था कि मैं उनको बोल दूं, बोलना भी चाहिए। महिला अगर बड़ी हैं, सीनियर हैं, तो उनको जगह देना चाहिए, या पुरुष भी हैं तो देना चाहिए। बट ऐसे में कि आप भी युवा, हम भी युवा, फिर आप अधिकार के लिए लड़ रही हैं कि नहीं मेरा सीट दो। किसी पीड़ा से ग्रसित हो तो ठीक है बैठिए, उम्रदराज हैं तो ठीक है बैठिए, लेकिन आप लोग भी ख्याल करिएगा, महिला सीट पर जाकर पुरुष उठिए भैया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलेंगे उड़ान। अब इधर समझ लीजिए, खत्म होने वाला है चैप्टर, ज्यादा इसमें है नहीं, बस समझना है सारा खेल। रेंज, परास। अब मेन तो मेरा काम यह है कि इस वेलोसिटी से चला है। अब इसको हम दोनों पे लाई करवा के दिखाएंगे आपको। कौन सा ले कलर? अब व्हाइट ले लेते हैं।
देखिए, इसका इस पे घटक और इसका इस पे घटक। अच्छा, यह कितना भी ऊंचा जाए, रेंज घटने बढ़ने वाला नहीं है, जितना होता है वो होगा, गिरेगा तो उतना ही होगा। तो देखिए, यू को किसी ना किसी एंगल से ही फेंकेंगे, हम फेंकेंगे ना किसी एंगल से, किसी एंगल से फेंकेंगे, तो ये थीटा। तो अब मत बताइए कि इसकी वैल्यू इस पे क्या होगी। बस 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 उतना ही का काम ही था, यू कॉस थीटा। ये बात पीछे आप समझ चुके थे। अच्छा, इस पे यू, बस इतना ही का काम था। इतना टफ काम मैं समझा चुका हूं, तो मैं ठीक है, मतलब आप बोल रहे हैं, क्या समझ में आया ये। इसकी वैल्यू इस पे यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू इस पे यू कॉस थीटा। अच्छा, इन दोनों में वैल्यू का अंतर है, जरा सोचिएगा। यू कॉस थीटा नहीं बदलेगा, हमेशा समान रहेगा, ऑलवेज सेम। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया, तय कर लिया। ये पहले क्या करेगा, देखिए देखिए देखिए, एंगल है ना, तो कुछ दूरी पे एंगल सेम होगा, उसके बाद घटेगा, पहले घटेगा, फिर जाके शून्य होगा, और फिर जाके नीचे गिर जाएगा। तो एंगल में बदलेगा साइन वाला। तो हम यहां एक पॉइंट लिखेंगे कि यू वेक्टर का, या यू जो सदिश राशि है उसका दो घटक होंगे। ठीक है, दो घटक होंगे। पहला यू कॉस थीटा, जो एक्स एक्सिस पर होगा। दूसरा यू साइन थीटा, जो वाई एक्सिस पे होगा। ये हमेशा समान रहेगा। ये पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, और अंत में बढ़ेगा। कैसे? सुनिए, देखिएगा। इसका साइन 90 का वैल्यू बताइए। साइन 90 का 1, और साइन 0 का, मतलब साइन की वैल्यू 0 से ऊपर जाती है तो डिग्री बढ़ती है तो बढ़ता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसको हम डील करेंगे, देखिएगा। ठीक, पहले साइन की वैल्यू कम होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वो क्या होगा, घटेगा पहले। लेकिन जब भी ये पूरा 90 डिग्री पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, मतलब बिल्कुल जब ये इस पे आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब 0 हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे फिर बढ़ेगा तो फिर इसका क्या होगा। ठीक है, सही लिखा हूं मैं। चलिए, अच्छा, तीन ही चीज देखने को मिला आपको। एक थीटा मिला जिसपे प्रोजेक्ट किया गया है कोई ऑब्जेक्ट, और दूसरा आर मिला, और तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिला। अच्छा, एक चीज बच रहा है, मिटा नहीं रहा। यहां से लेके यहां तक को बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक को छोटा टी, इसको बोलते हैं चढ़ान टाइम, चढ़ान का समय, और इसको बोलते हैं उत्तरायण का समय। और दोनों को छोटा टी से ही डिनोट करते हैं। अब मैं अलग अलग लिख देता हूं। इस इतना में किसी को दिक्कत, या फिर से कुछ समझाना है मुझे बता दीजिए। सभी को समझ में आया? ये बात, ये दोनों यू कॉस थीटा जो एक्स एक्सिस पर होगा हमेशा समान होगा,
क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमेशा कोई घटना बढ़ना नहीं है। फिर मैंने लिखा कि u sin थीटा जो y एक्सिस पे होगा पहले घटेगा फिर शून्य होगा और फिर अंत में बढ़ेगा। हां, तो देखिए जब ये शुरू होगा, फेंकना शुरू करेगा, तो पहले ये एंगल छोटा होगा, पहले छोटा होगा ना एंगल, बाद में बढ़ेगा ये। तो पहले छोटा, पहले घटने से शुरू होगा छोटा से, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। फिर नहीं, इसका क्या है, पहले घटेगा फिर शून्य होगा और अंत में बढ़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, फिर शुरू होता है, जीरो से शुरू हो रहा है तो जीरो से साइन की वैल्यू जीरो और फिर अंत में जाके क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब यहां आएगा तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम आगे जो चीज यहां लिख रहे हैं चित्र में उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अलग अलग लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा स्लाइड चेंज करूं? नहीं, बस लास्ट ही है, बस थोड़ा सा लिख देता हूं। देखिए आप मुझे बताते चलिएगा कि थीटा क्या है, यहां पे बताइए थीटा क्या है। हां, इसको बोलेंगे प्रक्षेप्य कोण, या इसको बोलते प्रोजेक्टेड एंगल। दूसरा u cos थीटा क्या है बोलिए, रेंज है। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, परास। एक t कैपिटल था, इसको क्या बोलेंगे, उड़ान काल, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट। एक और लिखा था हमने h मैक्स, ये होगा ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई या ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई, ऐसे लिख सकते हैं ऊंचाई। एक था t, तो t में दोनों था, चढ़ान और उतरना, उतरान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट, ASCENT, एंड डिसेंट टाइम। और एक था u sin थीटा, इसको क्या बोलते हैं, मतलब हाइट वाला, ये हमने लिख दिया। और कुछ बच रहा है, हो तो गया। थीटा था, u cos थीटा था, टाइम था, h मैक्स था। तो इसमें इन सब का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, h मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आपको लिख के और कल हम आगे जो भी है उसको बताएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद कल हम इसको बताते हुए मूव कर जाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। तो कृपया करके आप इधर उधर, मतलब आप कोशिश करिएगा कि आपका जनसंख्या बरकरार रहे बल्कि बढ़ जाए। ठीक है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा देंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि परीक्षा में उससे ठीक ठाक प्रश्न पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेहद शुक्रिया और खूब बढ़िया से पढ़िए, धूमधाम से रहिए।